हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्य हमारी टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 10 अक्टूबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने की। इसका फ्री पीडीएफ और दूसरे वैल्यूडेड मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। आज द हिंदू के 3 एडिटोरियल आर्टिकल को डिस्कस किया जाएगा। आज का जो पहला आर्टिकल है वो रहेगा स्टेटस बियॉन्ड फेथ। दूसरे आर्टिकल में हम बात करेंगे peace prize politics, and in the last we will discuss the faith of chips will determine the faith of nations. वन बाय वन तीनों ही एडिटोरियल आर्टिकल के क्रक्स को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है स्टेटस बियॉन्ड फेथ, आस्था से परे सामाजिक स्थिति। द पैनल ऑन गिविंग एससी स्टेटस टू कन्वर्ट्स हैज इट्स वर्क कट आउट। धर्मांतरित लोगों को एससी का दर्जा देने पर पैनल ने अपने काम में कटौती की है। आर्टिकल में बात हो रही है जिस तरीके से अभी हाल में केंद्र सरकार द्वारा 3 सदस्यीय कमीशन को बनाया जाता है, और इसका प्रमुख काम होगा कि जो एससी स्टेटस है, शेड्यूल कास्ट स्टेटस है, उसको और ज़्यादा व्यापक बना दिया जाए, उसकी पहुंच उन सभी तक पहुंचा दी जाए जो कि ऐतिहासिक तौर पर वंचनाओं का शिकार हुए हैं, अछूत होने का दंश उन्होंने झेला है, और भले ही वर्तमान समय में वो अपना धर्मांतरण करने के बाद दूसरे धर्म की शरण में क्यों ही न चले गए हों। ये जो पैनल बनेगा उसकी अध्यक्षता भूतपूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन जी करेंगे। अब इसमें इस बात को विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा कि जो सामाजिक यथार्थ है उसकी जांच की जाएगी कि क्या धर्मांतरण करने के बाद जो दलित लोग होते हैं उनको दूसरे धर्म की जब वो शरण ले लेते हैं तब क्या उनका जो सोशल स्टेटस है, सामाजिक स्टेटस है, क्या उसमें परिवर्तन हो जाता है, अथवा वो जो वंचनाओं से गुजर रहे हैं और कहीं ना कहीं वंचनाओं से बचने के लिए दूसरे धर्म की शरण में चले जाते हैं और दूसरे धर्म के में जाने के बावजूद भी वो वंचनाओं से पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो पाते हैं। आगे ये भी बात कही जा रही है कि पहली बार ऐसा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आ रहा है। इवन ये जो केंद्र सरकार द्वारा पैनल बनाया जा रहा है ये भी सुप्रीम कोर्ट के ही दबाव में बन रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अपने रुख को स्पष्ट करने की मांग कही थी कि क्या जो एससी स्टेटस को लेकर केंद्र का रुख रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको स्पष्ट करने की जब बात कहेगी तब जाकर केंद्र सरकार ने अभी इस पैनल का निर्माण कर दिया। इससे पहले 1985 की बात करते हैं तब सुप्रीम कोर्ट इस बात को माना कि ऐतिहासिक वंचनाओं का जो शिकार व्यक्ति होता है धर्म परिवर्तन के बाद भी वो पूरी तरीके से वंचनाओं से मुक्त नहीं हो पाता है, किंतु सुप्रीम कोर्ट उस समय सभी जो भी धर्मांतरित व्यक्ति होते हैं उनको एससी स्टेटस प्रदान कर दिया जाए इस बात पर राजी नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ तो कार्यपालिकाओं के ऊपर चीज़ों को छोड़ दिया जाता है कि कार्यपालिका भी सामाजिक और जो दूसरी स्थितियां हैं उनका बेहतर तरीके से आकलन करके अपनी बात को आगे रखे। दूसरा, जो भी वस्तुनिष्ठ जो मटेरियल होते हैं इन चीज़ों का निर्माण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस बात को कहा गया कि वो इतने सफिशिएंट नहीं है कि 1985 में तत्कालीन तौर पर जो कोटा एससी कोटा होता है उसको सभी धर्मों तक इसको व्यापक बना दिया जाए। अब ऐसे में बालकृष्ण कमीशन जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा है काफ़ी वेलकम कदम है, क्योंकि इसका स्पेसिफिकली ये काम होगा कि ये जो भी दलित लोग हैं जो धर्मांतरण के बाद दूसरे धर्म को चुनते हैं उनका जो सामाजिक स्थिति होता है और जो वंचनाएं वो अभी तक झेलते आ रहे थे धर्म परिवर्तन से पहले, क्या उसमें धर्मांतरण के बाद जो बदलाव है सकारात्मक तौर पर वो देखने को मिलता है अथवा नहीं। आगे अब ये भी बात कही जा रही है कि नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हेडेड बाय जिसको रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी हेड कर रहे थे, इस मुद्दे को वो भी जांच करते हैं। 2007 में अपनी रिपोर्ट पेश जब की जाती है तब रंगनाथ मिश्रा कमेटी द्वारा भी इस बात को कहा जाता है कि जो धर्मांतरण के बाद जो दलित हैं वो दूसरे धर्म को भले ही चुन ले, किंतु उनको दूसरे धर्म में बने रहने के बाद भी जो एससी का स्टेटस है उसको प्रदान
करना चाहिए, क्योंकि जो कास्ट सिस्टम है भारत की, अगर बात कही जाए तो ये आज का जो सामाजिक यथार्थ बन चुका है। और इसमें ये भी बात कही जा रही है कि इससे इसके जो भी ऐतिहासिक तौर पर इसकी प्रताड़ना जो लोग झेलते हैं, विशेष तौर पर दलित समुदाय, उनसे इनको उबारने के लिए संवैधानिक तौर पर ही उपाय करना होगा। आगे इस बात को भी कहा जा रहा है, जिस तरीके से जो एससी का स्टेटस है, जो कोटा मिलता है एससी में, वो अभी तक सिर्फ हिंदू, सिख और बुद्ध धर्म के अनुयायियों को ही मिलता है। आगे चूंकि जो दूसरे धर्म हैं, सैद्धांतिक तौर पर भले ही उनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखता हो, किंतु जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल इस बात की तरफ इंगित करती है कि धर्म परिवर्तन के बाद जब दलित अमूक धर्म को स्वीकार करते हैं, उससे उनकी जो वंचनाएं होती हैं सामाजिक तौर पर, वो पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाती हैं। ऐसे में जो कोटा है उसको दलित जब दूसरे धर्म में अपना परिवर्तन कर लेता है, धर्मांतरित हो जाता है, तब भी कोटा को बरकरार रखना चाहिए, ऐसी बात कही जा रही है। आगे इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है इसके काउंटर में, चूंकि जब मास कन्वर्जन होता है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी की बात हो, इस्लाम की बात हो, जब दलित इन धर्मों का चुनाव करते हैं और मास कन्वर्जन में, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे उनको बेहतर जो चीज़ें मिलती हैं उसके लालच में वो दूसरे धर्म को अपनाते हैं। कई तौर पर जो मिशनरीज होते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन मिशनरीज हो, इस्लामिक मिशनरीज हो, बहुत सारी सुविधाओं को भी प्रदान किया जाता है, बहुत सारे इंसेंटिव मिलता है जब जो दलित हैं वो इन धर्मों का चुनाव करते हैं। तो ऐसे में ऑलरेडी वो उन इंसेंटिव के लालच में अगर धर्म परिवर्तन करते हैं, तो जो पिछला अपने धर्म में बने रहने पर जो एज ए इंसेंटिव उनको जो कोटा मिलता है, उसको धर्म परिवर्तन के बाद बनाए नहीं रखना चाहिए, ऐसी बातें कुछ लोग कह रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी तर्क है, यदि जो कोटा सिस्टम है इसको सभी धर्म के जो दलित धर्म अंतरित करने के बाद भी अगर उनको इस कोटा को प्रदान किया जाता है, तो ऑलरेडी जो लोग कोटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अथवा जो हिंदू, बुद्धिज़्म और सिखिज़्म धर्मों के अनुयायी हैं और इसमें जो दलित समुदाय है उनको जो कोटा मिल रहा है उसका डायल्यूशन हो जाएगा। और इन सब के अलावा जैसा कि ओबीसी में क्रीमी लेयर का सिस्टम होता है, ऐसा कोई सिस्टम, कोई कॉन्सेप्ट एससी रिजर्वेशन में नहीं है। अब इस बात पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो एससी कोटा है, धर्मांतरित लोगों को प्रदान किए जाने की बात जिस पर पैनल का निर्माण होता है, वो निश्चित तौर पर तार्किक रूप में सारी ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों को देखने के बाद अपने निर्णय को लाए। और निर्णय में तार्किकता का ध्यान देना होगा कि ऑलरेडी जो भी लोग हैं, किसी के साथ कोई अन्याय न हो, नहीं जो पहले से किसी धर्म का पालन कर रहे हैं उनके साथ कोई अन्याय हो, और जो बेहतर स्थिति पाने के लिए दूसरे धर्म का चुनाव करते हैं किंतु स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं मिलता है, उनके साथ भी बराबर का न्याय रखा जाए। अगले आर्टिकल में बात होगी पीस प्राइज पॉलिटिक्स, शांति पुरस्कार राजनीति। द नोबेल हैज स्ट्रेंथन द वॉइसेस ऑफ पीस एंड ह्यूमन राइट ग्लोबली। नोबेल विश्व स्तर पर शांति और मानवाधिकारों की आवाज़ को मजबूत कर सकता है। आर्टिकल में बात हो रही है नोबेल पुरस्कार की, विशेष तौर पर शांति नोबेल पुरस्कार की। और इस बार की अगर हम बात करते हैं, ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस के सौजन्य से है, 3 लोगों को इस बार नोबेल प्राइज मिलता है, एक व्यक्ति और 2 संस्थाएं को नोबेल सम्मान के लिए, नोबेल पीस प्राइज के लिए चुनाव किया जाता है। व्यक्ति की बात करते हैं तो बेलारूस के ह्यूमन राइट कैंपेनर हैं, और इसके अलावा मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली 2 संस्थाएं हैं, इनको नोबेल प्राइज मिलता है, जिसमें से कि एलिस बिल्यात्स्की जो कि अभी जेल में है बेलारूस में। इसके अलावा CCL सेंटर फॉर सिविल लाइबिलिटी, और साथ साथ में मेमोरियल,
ये मेमोरियल है, ये सीसीएल है और ये एलिस बियालित्स्की जी हैं। तीनों को ही नोबेल के लिए चुनाव इनका होता है। अब आगे ये बात कही जा रही है, चूंकि कुछ पॉलिटिक्स का भी अगर इसमें जिक्र होता है, नोबेल को पश्चिमी देशों का इसमें वर्चस्व रहता है। जो भी समिति होती है चुनाव में वोट देने में उनका ज़्यादा उसमें वर्चस्व देखने को मिलता है। ऐसे में पहले से ही अनुमान ऐसा लगा था कि चूंकि इस समय जो पश्चिमी देश हैं उनका ज़्यादा ध्यान रशिया और यूक्रेन युद्ध पर है। जिस तरीके से पिछले वर्ष भी रशिया के ही एक विरोधी कहा जाएगा अगर रशिया के नज़र से देखते हैं, और पश्चिमी अगर दृष्टि से देखते हैं तो रशिया को एक्सपोज करने वाले दिमित्री मुरातोव, जो कि एडिटर इन चीफ हैं एक रशियन पत्र के, जो कि लगातार व्लादिमीर पुतिन जो रशिया में हैं उनके द्वारा जो रशिया पर एट्रोसिटीज़ उनके टर्म में जो भी हैं उनको लगातार एक्सपोज करते आ रहे हैं। और इसके साथ साथ में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किस तरीके से रशिया में सुनिश्चित हो उनको मिलता है पिछले साल। और इस साल की भी अगर हम बात करते हैं तो एलिस बियालित्स्की की अगर हम बात करते हैं तो ये भी लगातार एक्टिविस्ट हैं, बेलारूसियन हैं। यूक्रेन, रशिया, बेलारूस तीनों के ही वहाँ पर ये काम करते हैं। इसके अलावा जो दो संस्थाएं हैं वो भी, चाहे वो सीसीएल की बात हो चाहे वो मेमोरियल की बात हो, लंबे समय से ये भी सिविल लिबर्टी, सिविल राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करती आ रही है। जो भी एट्रोसिटीज़ हो रहे हैं, जो लीडर हैं ऑटोक्रेटिक जो भी लीडरशिप है उनके खिलाफ बात कर रही है। तो ऐसे में इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है। और नोबेल पीस प्राइज़ की भी बात कही जाती है, ये भी राजनीति से मुक्त नहीं मिलता है, कई बार इसका क्रिटिसिज्म भी मिलता है। किंतु निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को अगर नोबेल पीस प्राइज़ मिलता है तो ये दुनिया भर में जो मानवाधिकारों की आवाज़ है उसको मजबूत बनाती है, ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है। अंतिम आर्टिकल की अब हम बात करेंगे, द फेथ ऑफ चिप्स विल डिटरमाइन द फेथ ऑफ नेशंस। चिपों का भाग्य राष्ट्रों के भाग्य का निर्धारण करेगा। States must bear in mind that steady electricity and billion of gallons of clean water are required to set up a unit. राज्यों को यह ध्यान रखना चाहिए कि चिप यूनिट स्थापित करने के लिए स्थिर बिजली और अरबों गैलन स्वच्छ पानी की आवश्यकता होती है। आर्टिकल में बात कही जा रही है किस तरीके से आज के जो दुनिया है उसमें जो चिप है उनका इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। कई एग्जाम्पल से भी इसकी बात कही जा रही है। शुरुआत में बात कही जा रही है कि जो चिप है, अगर इंसानी बालों की बात करें जो कि 50 से 180 माइक्रोन के बीच में मिलते हैं, वहीं अभी कोरोना वायरस जो कि 0.1 से 0.5 माइक्रोन तक डायमीटर में मिल सकते हैं। वहीं जब चिप की बात कही जाती है तो आज के समय में जो अत्याधुनिक चिप बन रहे हैं, इवन जो कोरोना वायरस है उनसे भी आधे डायमीटर के चिप बनने शुरू हो चुके हैं। और आने वाला जो भविष्य है उनका निर्धारण करने में ये जो चिप हैं बहुत निर्णायक भूमिका साबित होंगी। अब कुछ एग्जाम्पल से बात कही जा रही है आर्टिकल में, जिस तरीके से सबसे पहला एप्पल के नए A16 चिप की बात कही जा रही है, जिसमें 16 बिलियन से ज़्यादा जो ट्रांजिस्टर हैं वो इसमें लगे हुए। एक मोबाइल के हैंडसेट की ही मात्र ये बात हो रही है। और जो कंपनी है TSMC, ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वन ऑफ द लीडिंग जो मैन्युफैक्चरर ऑफ चिप है वर्ल्ड वाइड अगर बात करते हैं TSMC की। अब ये जो है क्विंटिलियन की अगर हम बात करें तो क्विंटिलियन बेसिकली 1 फिर 1 2 3 इस तरीके से करते करते जब जीरो की संख्या 18 हो जाएगी तब जाकर ये संख्या क्विंटिलियन का निर्माण होगा। तो इतने जो ट्रांजिस्टर हैं मात्र एक आईफोन पे लगा दिए जा रहे हैं। और इतनी ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है मात्र एक फ़ोन के अंदर आ रही है। और जिस तरीके से आईफोन दुनिया भर में जो फ़ोन है उसमें एक बेंचमार्क माना जाता है, और कहीं ना कहीं इस बेंचमार्क के पीछे जो असली रोल है वो आता है चिप का। दूसरे उदाहरण की बात कही जा रही है, हालांकि इस उदाहरण में आगे ये भी बात कही जा रही है कि
एप्पल जैसी कंपनी जो दुनिया की बहुत सारे देश उनकी जीडीपी से इसका रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा आता है, ट्रिलियन डॉलर कंपनी है, फिर भी ये खुद के चिप को निर्माण नहीं कर सकती। ऐसी क्षमता इतनी बड़ी कंपनी के पास भी आज नहीं है। आगे जो चिप है वो बहुत कुछ ही जो चुनिंदा देश हैं वो इसमें महारत हासिल की है चिप निर्माण में। बेसिकली ताइवान का नाम आता है, साउथ कोरिया का नाम आता है, कुछ हद तक यूएस, जापान, नीदरलैंड और चाइना का भी नाम सामने आता है। दूसरे उदाहरण की बात कही जा रही है, जिस तरीके से अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, लगातार देखा जा रहा है कि यूक्रेन द्वारा जो गाइडेड मिसाइल होती हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है रशिया की जो बढ़त है उसको रोकने के लिए। रशिया के आर्मी पर ये बौछार हो रही गाइडेड मिसाइल की, रशिया के टैंक को इससे गिराए जा रहे हैं। और जब गाइडेड मिसाइल की बात करते हैं जो कि यूक्रेन के पास जो पश्चिमी देश हैं उनके द्वारा मुहैया कराई जा रही, तो इसका जो मेन जो टेक्नोलॉजी आता है वो आता है कि जो चिप है गाइडेड मिसाइल के अंदर में वो कितनी अत्याधुनिक लगी हुई है, वो निर्धारित करेगी कि जो गाइडेड मिसाइल है वो कितना ज़्यादा सटीक होगी और कितना ज़्यादा विध्वंसक होगी। रशिया की भी बात कर रहे हैं, रशिया के पास आज चूंकि बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए हैं इसलिए वो चिप को जो बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट नहीं कर सकता, और रशिया अपनी जो मिसाइल है उनको और ज़्यादा घातक नहीं बना पा रहा है, उसमें भी चिप का रोल ही सामने उभर कर आ रहा है। अब तीसरे उदाहरण की बात कही जा रही है, जिस तरीके से भी कुछ समय पहले टोयोटा कंपनी को अपने कुछ प्रोडक्शन लाइन को बंद करना पड़ गया था। 5 जो डोमेस्टिक ग्रुप प्लांट है जापान में उनको बंद करना पड़ गया था क्योंकि जो चिप है उसकी शॉर्टेज हो गई थी, और जिससे कि पूरी दुनिया में जो टोयोटा की कारें थीं उनके सप्लाई पर असर देखने को मिला था। इवन यूएस जैसे देशों में भी अगर टोयोटा कार लेना है तो उसके लिए भी लंबी वेटिंग लाइन जारी हो रही थी। इन तीनों ही उदाहरण से एक बात कॉमन दिखाई गई है कि जो चिप है ये कितना इम्पोर्टेंट होता जा रहा है आज के समय में। और मात्र सिर्फ चिप को कौन कितना निर्माण कर पा रहा है, क्वांटिटी, सिर्फ क्वांटिटी ही इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि क्वालिटी भी उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इवन क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है जब चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है। और क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम हो जाता है, और ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर जो देश जितना ज़्यादा महारत हासिल करता जाएगा भविष्य में उस देश की जो महत्वता है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अभी कुछ समय पहले देखा गया था चिप जब शॉर्टेज हुई थी तो चाहे वो डिफेंस इंडस्ट्री हो, टेलीकॉम हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, मोबाइल इंडस्ट्री हो, सभी इंडस्ट्री हैम्पर्ड हुई थी। अभी चीन द्वारा जब ताइवान पर एग्रेशन दिखाया जा रहा है तो वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट बढ़ चढ़कर सामने आता हुआ दिख रहा है, और ऐसी भी बात कही जा रही है कि ताइवान पर अगर कोई हमला होता है तो वो यूएस पर हमला समला जाएगा। कहीं ना कहीं इसके मूल में जो ताइवान दुनिया की सबसे उन्नत चिप इंडस्ट्री वाला देश माना जाता है, तो चिप कहीं ना कहीं कोर इंटरेस्ट बना हुआ है यूएस के लिए, चाहे वो ताइवान हो या साउथ कोरिया हो। यूएस हमेशा अपने इंटरेस्ट की रक्षा करता है क्योंकि जो चिप इंडस्ट्री है वो इन दोनों देशों की पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उन्नत मानी जाती है। इसके अलावा अभी भारत की भी बात कही जा रही है, जिस तरीके से भारत में भी बात हो रही है कि चिप इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्री वेदांता, और इसके अलावा ताइवान की जो कंपनी है उनके साथ में मिलकर स्कीम चिप को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जाएगी, गुजरात में लगाने की बात कही जा रही है। इसमें आगे ये भी बात कही जा रही है कि सिर्फ अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए बल्कि इस बात को भी ध्यान देना चाहिए, जिस तरीके से एक मुहावरा भी है, डोंट बी फॉक्स्ड कॉन्ड। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक जो मृग तृष्णा होती है कि एक सामने दिख रहा है कि जो ये चिप इंडस्ट्री है जब लग जाएगी पूरा अमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, किंतु कई बार होता है कि बहुत सारे महंगे इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी जो फाइनल आउटपुट मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। इवन जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जब
विस्कॉन्सिन वैली साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क है, जिसको 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड कह दिया गया था, जहां पर फॉक्सकॉन की मदद से एक चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया ना जाना था, वो अपना व्यवहारिक स्वरूप नहीं पा पाती है। ऐसे में भारतीय राज्य, चूंकि चिप इंडस्ट्री गुजरात में जा रही, तो ऐसे में गुजरात, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों के बीच में काफ़ी वाद विवाद भी चल रहा है कि ये इंडस्ट्री हमारे पास क्यों नहीं आ रही, आपके पास क्यों जा रही है। इस पर बहुत सारी राजनीति भी देखने को मिलती है। आर्टिकल में इस बात पर कहा जा रहा है कि चूंकि जब चिप इंडस्ट्री काफ़ी प्रिसिशन वाली इंडस्ट्री है, कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, और सबसे जो मूलभूत इस इंडस्ट्री को फुल पनपने के लिए चाहिए, वो चाहिए कि लगातार जो बिजली है वो मिलता रहे, और साथ ही साथ में साफ पानी का लगभग अरबों गैलन, बिलियन ऑफ गैलन इनको चाहिए, और ये दोनों ही व्यवस्थाओं निर्बाधित रूप से होना चाहिए, तब जाकर जो चिप इंडस्ट्री है वो आगे बढ़ने की सोचा जा सकता है। और आज के समय में भारतीय राज्यों की अगर बात करें तो कोई भी राज्य इन दो मूलभूत पैमानों पर खरा नहीं उतर रहा है। इस बात पर आर्टिकल में ध्यान आकर्षित किया गया है, और जिस तरीके से सुविधाएं अभी भारतीय राज्य हैं, वो चिप यूनिट के लिहाज से अगर देखा जाए तो सिर्फ एलसीडी पैनल की मैन्युफैक्चरिंग भी एक जो सपना है उस तरीके से देखा जा सकता है। चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करें तो लगभग 15 से 20 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इसमें लगता है एक यूनिट की स्थापना करने में, और जो कॉस्ट होता है उसको रिकवर करने में सालों लग जाते हैं। और बशर्ते शर्त भी है कि अगर साल भर जो प्रोडक्शन है वो होता रहे, सब कुछ ठीक चलता रहे, तब भी कई साल लगेंगे जब ये अपनी जो यूनिट है उसकी स्थापना करने में जितनी लागत लगती है उस लागत को रिकवर किया जा सके। और ऐसे में जब जो ग्लोबल सप्लाई चेन में थोड़ा सा भी अगर ब्रेकआउट हो जाता है, थोड़ा सा भी ब्रेक डाउन होता है, जिस तरीके से कि कोविड-19 ने अचानक से पूरी दुनिया में सप्लाई चेन को ठप कर दिया था, यूएस माफ़ कीजिएगा रशिया यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है उसमें सप्लाई चेन बाधित हो जाती है, तो ऐसे में जो चिप यूनिट को स्थापित करना, संचालित करना और निर्बाधित रूप से आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।